अर्थ पे बेसिकली 4 ऐसे जोन्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। कौन से ये जोन्स हैं? द यूनिक क्वालिटीज, यानी कि ऐसी क्या चीजें होती हैं जो एयर को इतना डिफरेंट बनाती हैं बाकी सारे कंपोनेंट्स से। ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसकी एयर बनी हुई है? सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है वो है नाइट्रोजन गैस। हमने बात की थी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि मल्टीपल गैसेस हैं जो एयर में पाई जाती हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने कौन सा चैप्टर कवर किया था? हमने पढ़ा वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और फोर्स के बारे में। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको वो तीनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने आपके डाउट्स, जो परेशानी आप अभी तक फेस करते आए थे उस टॉपिक में, वो सारी रिजॉल्व हो गई होंगी और आपने क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, राइट? और अब सोनाक्षी मैम आप लोगों के लिए लेकर आई है एक नया चैप्टर। तो जल्दी से गेस करो, इससे पहले कि मैं रिवील करूं कि हम आज कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार कोई भी, जिसको जैसा मन करे, कोई भी गेस करने का कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। और मैं आपको बताती हूँ कि आज जो टॉपिक है वो है एयर एंड वाटर के बारे में। हाँ जी, दो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो कि हम सभी के लिए, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, इनफैक्ट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल बनाने के लिए ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे बच्चा लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन टू एयर से, यानी कि एयर होता क्या है। अब होती हमारे चारों तरफ है, ठीक है? द इनविजिबल प्रेजेंस इसकी एकदम होती है। हमें जनरली ये दिखती नहीं, जनरली क्या एक्चुअली दिखती ही नहीं, फील जरूर होती है व्हेन इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ विंड, या अगर तेज से इस तरह हाथ अपना हिलाओ अपने फेस के आगे, फील होती है ना, दिखती नहीं है, बट इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज सराउंडिंग अस, राइट? फिर हम पढ़ेंगे द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ठीक है? कि क्यों वो इतनी यूनिक है, कुछ उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उसकी यूनिक क्वालिटीज जो उसे इतना अलग बनाती है बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है? और कंपोनेंट्स, यानी कि ये एयर बनी किस किस चीज़ की है और जिन चीज़ों की बनी है उनकी क्या क्वांटिटी है एयर में, ये हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में कि मैम एयर और वाटर के बारे में पढ़ तो रहे हैं, पर मैं क्यों पढ़ूं इस चैप्टर के बारे में, मेरे लिए क्या रेलेवेंस रखता है। तो ये आपको पता चलेगा बाय नोइंग अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, है ना? फिर हम जाएंगे इंट्रोडक्शन टू वाटर, यानी कि वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स क्या है, राइट? इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी यूनिक क्वालिटीज, द सोर्सेज ऑफ वाटर दैट आर अराउंड अस, राइट? एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल, ठीक है? और फिर इन्हीं सब लर्निंग के बेसिस पे हम करेंगे एक फन सा क्विज, राइट? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ, बिगिनिंग विथ इंट्रोडक्शन टू एयर। व्हाट एग्जैक्टली इज एयर? सो एयर is basically a natural resource which is a mixture of gases that surrounds us, ठीक है? तो अर्थ पे बेसिकली 4 ऐसे जोन्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। कौन से ये जोन्स हैं? पहला एक जोन है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, अराउंड द प्लैनेट। दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, यानी कि पानी। एक होता है लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड। और चौथा होता है बायोस्फीयर, यानी कि जहां पर आपके सारे लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है? ये चारों ही स्फीयर्स एक साथ मिलके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। एंड इन फैक्ट the atmosphere, hydrosphere and lithosphere makes it possible for the biosphere to exist on earth, right? आज हम जो मेन 2 स्फीयर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है एयर एंड वाटर, ठीक है? तो जैसा हमने पढ़ा
एयर इज बेसिकली द नेचुरल रिसोर्स विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेज एंड नॉट जस्ट गैसेज, और भी बहुत ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो एयर में पाए जाते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक क्वालिटीज, यानी कि ऐसी क्या चीजें होती हैं जो एयर को इतना डिफरेंट बनाती हैं बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कलरलेस, एयर का कोई कलर नहीं होता। क्या आपने देखा है कोई पर्पल कलर की एयर हो या कहीं पे रेड कलर की एयर हो? इन जनरल नेचुरल एनवायरनमेंट में देखा जाए तो एयर का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। एंड इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इट इज कंप्लीटली ओडरलेस नेचुरली। अगर देखा जाए एक्सटर्नली अगर आप इन्वॉल्व कर लें या अप्लाई कर दें तो शायद हो सकती है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि ये जगह घेरती है। अब ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी, आपके बर्थडेज पे आप इन्फ्लेट करते हो, फुलाते हो बलून, है ना, तो आपको मिलता है डिफ्लेटेड बलून बिना फूला हुआ। उसमें जैसे जैसे आप एयर भरते जाते हो वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है, साइज में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो आप हवा अंदर उसमें भर रहे हो वो जगह घेर रही है, जैसे जैसे जगह घेर रही है उस बलून का शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। इट हैज़ वेट। अब इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लो एक फुटबॉल जिसमें हवा भरी हुई है और एक फुटबॉल जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं है और उसे रख दो वेइंग स्केल पे, तो वेट किसका ज़्यादा होगा? जहाँ पर एयर भरी हुई है फुटबॉल में, विच शोज यू वॉट, विच शोज यू दैट एयर हैज़ वेट, उसका वजन होता है ना। इट एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर अप्लाई करती है। एक गेम तो हम सभी ने एज अ मैजिक ट्रिक कभी ना कभी बचपन में ज़रूर किया है, एटलीस्ट मैंने तो बहुत किया है। ग्लास को लेके यहाँ मुंह पे चिपका देना, है ना, और हाथ छोड़ देना और सबको मैजिक दिखाना कि देखो बिना मेरे पकड़े हुए भी ग्लास अभी भी यहीं चिपका हुआ है, राइट। मैजिक ट्रिक? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज बिकॉज जो एयर है वो दूसरे एंड से प्रेशर एक्सर्ट करती है, बिकॉज ऑफ विच वो ग्लास वहीं रहता है, राइट। इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चल के देखेंगे अभी क्लास में कि कौन सी गैसेज हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, राइट, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, अ लॉग ऑफ स्टिक हैज वन इन्फ्लेटेड, यानी कि फूला हुआ बलून जिसमें एयर है, एंड डिफ्लेटेड बलून, यानी कि जिसमें एयर नहीं है, टू इट्स एंड, ठीक है। दो, यानी कि आपने एक लकड़ी ली, दो एंड है उसके, एक एंड पे फूला हुआ बलून बांध दिया, दूसरे एंड पे बिना फूला हुआ, ठीक है। नाउ व्हेन हेल्ड लूजली इट बेंड्स टुवर्ड्स द इन्फ्लेटेड बलून, यानी कि जब आपने उसको इस तरह पकड़ा लूजली तो जहां बलून फूला हुआ था उसकी तरफ हल्का सा टिल्ट हो गया, ठीक है, लकड़ी हल्की सी टिल्ट हो गई। तो दिस शोज यू दैट, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट आर द ऑप्शंस? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर हैज वेट, एयर इज अ मिक्सचर, और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो दिस शोज यू दैट एयर हैज वेट, है ना। जो फुटबॉल वाला एग्जाम्पल हमने लिया था वही सेम अगर आप बलून के साथ, ये तो आप घर में करके देख भी सकते हो कि आपको दिखाई देगा जो इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ बलून है उस साइड पे स्टिक हल्की सी झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वेट है, एयर, दैट इज बेसिकली शोइंग यू दैट एयर हैज वेट, उसके अंदर वजन है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिशन है एयर की ये कांस्टेंट नहीं है और चेंज होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आपने कई बार न्यूज़पेपर या न्यूज़ में सुना होगा कि भाई इंडिया के किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा पाया गया, या दुनिया के किसी और कोने में इस गैस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाया गया। तो एयर में जो कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन यानी कि जो क्वांटिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह में चेंज होती रहती है। बट ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जिसकी एयर बनी हुई है? सबसे लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट जो है वो है नाइट्रोजन गैस। हमने बात की थी दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि मल्टीपल गैसेस हैं जो एयर में पाई जाती हैं। उनमें से एक है नाइट्रोजन विच अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज 78% ऑफ द वॉल्यूम, है ना, एयर की, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? ऑक्सीजन एट 20%। अगेन
दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट आर्गन गैस, ठीक है। फिर कुछ और गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और जो एक कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। ये बातें हो गई गैसेस के बारे में, यानी कि एयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया। क्या इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स हैं? बिल्कुल हैं। पहला वाटर वेपर, ये भी एक कंपोनेंट है जो एयर में प्रेजेंट है, यानी कि जो पानी ओशंस और रिवर्स में पाया जाता है वो सन की गर्माहट से, सन की हीट से जब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, यानी कि भाप में बदल जाए, यानी कि इवेपोरेट हो जाए और एस्केप कर जाए इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वो भी हमारे एयर में, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ही रहता है, ठीक है। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, राइट। स्मोक कहाँ से आता है? फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि ऐसे फ्यूल्स जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वहाँ से बहुत सारा स्मोक रिलीज हो रहा है, राइट। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो जर्म्स, ये भी एक बहुत ऐसा कंपोनेंट है जो कि पाया जाता है ना, वेरी हार्मफुल कंपोनेंट इन द एयर। इन फैक्ट बोथ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, अगर आप देखें तो ये दोनों ही ऐसे कंपोनेंट्स हैं ऑफ एयर जो कि बहुत हार्मफुल हैं, क्योंकि हमें नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, है ना। तो जर्म्स क्या है? अ लॉट ऑफ माइक्रोस्कोपिक जर्म्स, माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो नेकेड आई से आपको ना दिखाई दे, यू विल हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी सच ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स? जैसे कि बैक्टीरिया। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींकें या खांसें, हमेशा अपने मुंह को कवर करें, क्योंकि जब आप छींक रहे हो, आप खांस रहे हो, आप इन्फेक्टेड हो, आपके अंदर हो सकता है कोई जर्म प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या वायरस, और अगर आपने बिना कवर किए छींका तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू वो जर्म्स रिलीज हो जाएंगे एयर में, और बाकी जो हेल्दी पीपल हैं आपके अराउंड वो भी एक्सपोज हो जाएंगे और उनका चांस बढ़ जाएगा बीमार होने का, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉम्पोजिशन की, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ। अब ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना। ऑप्शन में एक वर्ड यूज किया जा रहा है मेनली, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ एयर जो है वो कौन सी दो गैसेस की बनी हुई है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दो गैसेस मिला के ऑक्यूपाई करनी है एयर में, उनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। स्लाइट हिंट आई हैव गिवन यू। ऑप्शंस आर मेनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, nitrogen and carbon dioxide, oxygen and dust particles. So let's see what the answer is. Answer is nitrogen and oxygen. Approximately 99% ये दोनों गैसेस एक साथ मिलके ऑक्यूपाई करती हैं एयर में, ठीक है, इनका कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ठीक है। अब एयर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यानी कि मैम इतना कुछ तो हमने पढ़ लिया कि एयर क्या है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमने सब समझ लिया, लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमारे लिए बच्चा लोग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स, है ना। बिना ऑक्सीजन के कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, ऑल्दो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, बट अगर मेजॉरिटी आप देखें तो ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सके। दूसरी एक गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, जिसकी जरूरत होती है प्लांट्स को। क्यों? ताकि अपना खाना बना सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जो अगेन पूरी लाइफ जो पॉसिबल है अर्थ पे उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे सर्वाइवल जो है उसे पॉसिबल कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह इट इज सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, राइट। कंबस्टन यानी कि द एबिलिटी टू बर्न समथिंग, तो ये भी एयर सपोर्ट करती है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, कंबस्ट करने के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस को करने के लिए, कंबस्टन, राइट।
मेंटेनिंग टेम्परेचर, इसमें भी एयर हेल्प करती है। इट ब्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ विंड, और इस तरह वो टेम्परेचर भी मेंटेन करती है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हम सब कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है? इसके अलावा इट हेल्प्स अस टू हियर द वेरियस साउंड्स, क्योंकि साउंड एयर के थ्रू चलते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इट ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू हियर इट। ठीक है, बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, क्योंकि एयर उन्हें एक लिफ्ट देती है जिसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं, एंड सेम वे गोज फॉर एरोप्लेन्स एज वेल। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, राइट? चलो लेट्स मूव अहेड। ओके, another question, air is important for fill in the blanks। ठीक है, breathing के लिए, for hearing sound, for helping the plants grow, और all of the above। a very very easy question, अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है instantly आंसर आ गया होगा कमेंट बॉक्स में, and the answer is all of the above। it helps in all the three processes। ठीक है, चलो let's move ahead। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पे, विच इज आर वाटर। अ वेरी नेचुरल और एक्सट्रीमली प्रेशियस रिसोर्स विच मेक्स सर्वाइवल पॉसिबल ऑन अर्थ, एंड इन फैक्ट इस पानी की वजह से ही हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लैनेट 70% के करीब पानी से ही गिरा हुआ है, राइट? 70% is just occupied by water। ठीक है, okay, now let's move ahead। properties of water, जिस तरह हमने properties of air पढ़ी, properties of water पढ़ते हैं। so water is colorless। ठीक है, unless and until आप externally कुछ add करें। the natural water that you see in nature around you, it is absolutely colorless, उसमें कोई color नहीं होता। ठीक है, it is odorless, it has no smell and it is tasteless, इसका कोई taste नहीं होता, एंड उसके बावजूद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे अगर आप पानी को पहुंचा दो तो वो उबलना शुरू हो जाए, कौन सा टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे अगर आपने पानी को रख दिया तो पानी लिक्विड से सॉलिड यानी कि आइस बन जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है, लिक्विड यानी कि जो लिक्विड वाटर आप देखते हैं H2O, एंड गैस यानी कि आपका वाटर वेपर। ठीक है, भाप, राइट? तो पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों ही स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करता है नेचर में हमारे चारों ओर। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी के कहाँ से हमें मिल रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं। सो इफ यू सी द अर्थ इज 70% कवर्ड बाय वाटर, ये हमने जाना, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। नाउ द मेन 3 सोर्सेज ऑफ वाटर आर, फर्स्ट रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी, विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। सो मोस्टली जो रेन वाटर होता है इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश वाटर। ठीक है, और इनफैक्ट इसको सेव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना? अब आप देखें दुनिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, हर रोज़ इंसान पे इंसान बढ़ रहे हैं ना। इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन है। तो आप सोचिए पानी, इवन दो हम कहते हैं हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सभी को मिलेगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस रेट पे लोग बढ़ रहे हैं उस रेट पे जो फ्रेश वाटर है वो सबको सप्लाई करना मुश्किल होता जा रहा है ना? तो इस वजह से एक बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव प्रोसेस पानी को सेव करने का है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें कि गिरते हुए बारिश के पानी को कलेक्ट कर लेना, उसे प्योरीफाई करना और फिर उसे इस्तेमाल करना अपने डेली यूज़ के लिए। ये एक तरीका है जहाँ पर हम पानी को सेव कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर इज
ग्राउंड वाटर, ठीक है, यानी कि जमीन में जो हमें पानी मिलता है, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, सम ऑफ विच कैन बी प्योरिफाइड टू यूज बाय ह्यूमंस, है ना। इसे प्योरीफाई कर सकते हैं, जब हम जमीन से पानी निकालें, इसे उबालें तो जो भी जर्म्स हैं या इसे छान लें, डस्ट पार्टिकल्स हट जाएंगे, राइट, एंड देन वी कैन यूज इट यानी कि उसे हम पोर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय पोर्टेबल? विच इज ड्रिंकेबल या कंज्यूमेबल बाय ह्यूमंस, यानी कि आप इसे पी सकते हो, आप इसे आसानी से कंज्यूम कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल्स आर वेल्स, springs. Third is surface water, which includes oceans, rivers, streams and even water in the form of glaciers, यानी कि जो आइस जमी हुई है in the form of glaciers, वो भी एक source of water है। Even though जो oceans में है या seas में है वो salt water है, and at this point of time हम अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाए हैं कि इसे हम पोर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। Okay, now next question for all of you. Identify the incorrect statement. आपसे पूछ रहा है incorrect. Please be very careful while reading the statements. Right? So the statements are: groundwater is a source of fresh water. Ocean water is potable. Rainwater harvesting is a method of conserving water. Both A and C. Incorrect statement. जल्दी से आंसर लिखो comment box में, ठीक है। And the answer is ocean water is potable. This is absolutely incorrect. Potable का मतलब क्या था? जो आप कंज्यूम कर सकते हो आसानी से, यानी कि जो आपके लिए सेफ है। बिल्कुल भी नहीं, ओशन वाटर इतना खारा होता है कि आप पी ही नहीं सकते, कोई उससे कंज्यूम नहीं कर सकता, राइट। ऑन द अदर हैंड ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। Importance of water and the uses of water, right? जैसे हमने एयर की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, इसी तरह पानी की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, जो कि एक फैक्ट से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी कि significance of water can be understood from the fact that our body is 60% composed of water. हमारी खुद का शरीर, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है 60% सिर्फ पानी की बनी हुई है। सो कैन यू इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइव्स, राइट। इसलिए कहा जाता है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स। हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने साइड में एक बॉटल रखिए। कम से कम कोशिश कीजिए कि दिन में आप 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, राइट, और हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन कंजम्पशन, राइट, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, पर्सनल हाइजीन यानी कि टूथब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बेदिंग पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज इस वक्त इंडिया एंड इन जनरल वर्ल्ड में जो परफॉर्म की जाती है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है ना, इरिगेशन पर्पस के लिए। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पानी बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ अ होम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। जितनी भी फिशेज़ हैं वो रहती तो पानी में ही है ना। बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गए टर्टल्स, आपके मैमल्स हो गए जैसे वेल्स, राइट, डॉल्फिन्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर पार्ट ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जल्दी से बताइए, अर्थ पे जो पानी पाया जाता है उसका मेजर हिस्सा कौन से फॉर्म में देखा जाता है? जल्दी से सोच के बताइए। द ऑप्शंस आर फ्रेश वाटर इन रिवर्स, सॉल्ट वाटर इन ओशंस, वाटर वेपर इन एयर, आइस इन ग्लेशियर्स। तो इसका आंसर है सॉल्ट वाटर इन ओशंस, क्योंकि ओशंस और सीज में जितना पानी है, ऑल्दो है सारा सॉल्ट वाटर ही, बट सबसे ज़्यादा वाटर इसी फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। अब ये जो पानी है जो अर्थ पे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ पे ही रहता है। हाँ जी, ये चल रहा है कंटिन्यूसली, इट इज मूविंग, और ये अपनी जगह चेंज कर रहा है। अर्थ से चलता हुआ पहुंच जाता है एयर में। इसके पास ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो प्रोसेस है, जहां पर द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड द एटमॉस्फेयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल, राइट। अब इसे कंट्रोल करने वाला कौन है?
सो मेन कंट्रोलर वाटर साइकिल का है सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑन अर्थ। ठीक है, इस साइकिल में 4 मेन स्टेजेस हैं जो ऑब्जर्व की जाती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज इवेपोरेशन, यानी कि सन की हीट से जो पानी ओशंस और सीज में प्रेजेंट है या बाकी सारे सोर्सेज ऑफ वाटर जैसे रिवर्स हो गए, वहां पर इट चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म विच स्लोली राइजेस अप। लिक्विड से भाप में कन्वर्ट हो जाता है पानी, वाटर वेपर बन जाता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है हवा में। ठीक है, क्योंकि उसके अब वो लाइट वेट हो गया, राइट, तो अब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे एयर में ऊपर ऊपर ट्रैवल करता है, टेम्परेचर्स क्या हैं, कम होते जाते हैं, कोल्डर टेम्परेचर्स आ जाते हैं। तो ऑन राइजिंग अप टेम्परेचर डिक्रीजेस, इट बिकम्स कोल्डर, और ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, ये वाटर वेपर वापस से लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके एक साथ मिलके एक क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ क्लाउड? क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वेरी हाई अबव इन द स्काई। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई, सबने धक्का मुक्की करके एक दूसरे के साथ जगह तो बना ली, पर अब और नहीं होल्ड कर पा रहा ये क्लाउड। अब वो कह रहा है भाई अब तो हमसे ना हो पाएगा, अब तो आप जाओ नीचे फटाफट, है ना। तो तब होगा प्रेसिपिटेशन। व्हेन द क्लाउड इज नॉट एबल टू होल्ड द वाटर ड्रॉपलेट्स, इट फॉल्स बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या हेल। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इज यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी क्लाउड में, अब क्योंकि वो क्लाउड और ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा, नाउ दिस विल अगेन फॉल बैक, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस विच इज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ईदर रेन, स्नो और हेल। ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। और फिर चौथी एंड फाइनल स्टेज ऑफ वाटर साइकिल इज कलेक्शन। ये सारा का सारा जो पानी है इट विल गेट कलेक्टेड बैक इनटू ओशन, सीज एंड रिवर्स, and this is how the cycle just continues, which you can see with the help of this diagram, जहाँ पे आप देख सकते हैं evaporate होके पानी water vapor के फॉर्म में गया ऊपर तक, कंडेंस हुआ तो इसने बना लिए क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स बनाए तो भाई एक पॉइंट के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स होल्ड नहीं कर पाया तो बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होके नीचे आ गया और वापस से कलेक्ट हो गया, और ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड वाटर इनटू वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज होना इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन और इवेपोरेशन। जल्दी से बताओ। एंड द आंसर इज इवेपोरेशन। देखो भाई, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, द वाटर वेपर दैट इज गैस इज चेंजिंग इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, है ना। प्रेसिपिटेशन यानी कि फॉलिंग रेन, ये तो हमने पढ़ा था। कलेक्शन यानी कि रेन वाटर जो कलेक्ट हो जा रहा है ओशंस में। ठीक है, इवेपोरेशन यानी कि वो प्रोसेस जहां पे जो आपका लिक्विड वाटर है वो चेंज हो रहा है किसमें, वाटर वेपर में यानी कि गैस में। ठीक है, और इस तरह वो ट्रैवल कर रहा है ऊपर तक एयर में, है ना, और फिर क्लाउड्स बना देता है कंडेंस होके। ठीक है, अब जैसे हमने वर्क, एनर्जी एंड फोर्स के चैप्टर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की डेफिनेशंस और मीनिंग्स लिखे थे, सेम वे आप लोगों के लिए यहाँ कीवर्ड्स हैं ऑफ वर्ड्स सच एज नेचुरल रिसोर्स, मिक्सचर, ओडर, कंबस्टन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज अ स्प्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबल। सो व्हाट यू कैन डू इज, जब आप अपने एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, यू कैन जस्ट कम ऑन दिस पर्टिकुलर पेज और स्लाइड, ठीक है, और आप यहाँ पे आके इसे रिवाइज कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं कि इन पर्टिकुलर टर्म्स के क्या मतलब हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए इस पढ़ाई को और इस टॉपिक को और आसान बनाने के लिए, रिविजन करने के लिए ये है माइंड मैप्स। ठीक है, पहला हमने बनाया एयर के बारे में, यानी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। उसकी कॉम्पोजिशन के लिए एक पाई चार्ट आपके लिए इंक्लूड कर दिया गया है। The properties, colorless and odorless, it occupies space, has weight, exerts pressure,
and the importance of air, right? Same way we have done for water as well. यानी कि the precious natural resource, इसकी properties, इसके uses, इसके sources और आपकी water cycle with an image to help you visualize how it is happening and all the 4 stages written here, right? ठीक है, अब फाइनली टाइम आता है क्विज का। तो बच्चा लोग यहाँ पर जैसे हमने पिछली बार किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ताकि आपको ये पता रहे कि आंसर राइटिंग किस तरह करते हैं और मार्क्स किस तरह हम स्कोर कर सकते हैं ब्यूटिफुल फॉर्म में आंसर लिख के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वन प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज दैट इट फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट आर द ऑप्शंस? हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, हैज कलर, has weight, is always dry. So let's see what the answer is. And the answer is it has weight. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं the properties of air में। Okay, moving ahead. Rain, snow and hail are forms of what? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले water cycle में, है ना? Options are evaporation, condensation, precipitation, none of the above. And the answer is going to be precipitation. These all are forms of precipitation. ठीक है, जो कंडेंस हुआ, जिसने वाटर वेपर ने कंडेंस होके जो क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स की जब लिमिट क्रॉस हो गई वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करके रखने की, तो वो या तो रेन के फॉर्म में गिरेगा, स्नो के फॉर्म में या फिर हेल के फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, मूविंग अहेड। विच गैस इन द एयर हेल्प्स इन कंबस्टन, यानी कि बर्निंग प्रोसेस में कौन सी गैस है जो हेल्प करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। जल्दी जल्दी बताओ। एंड द आंसर इज ऑक्सीजन। इट इज द ऑक्सीजन गैस, राइट? ठीक है, अब शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एयर, मेंशन इट्स कॉम्पोजिशन फॉर 2 मार्क्स। तो डेफिनेशन के 1 मार्क हो जाएंगे, कॉम्पोजिशन के 1 मार्क हो जाएंगे। अब इसके लिए या तो आप लिख सकते हो या आप पाई चार्ट भी बना सकते हो, जो आपको क्लास में सिखाया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच हेल्प सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच कॉम्पोनेंट, उनकी कॉम्पोजिशन लिखना, आई हैव इंक्लूडेड बेसिकली अ पाई चार्ट शोइंग द कॉम्पोजिशन। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। दिस मेक्स योर आंसर इवन मोर ब्यूटिफुल एंड मोर इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट, मेंशन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर फॉर 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आप मेंशन करोगे। एंड मेंशन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर फॉर 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? अब देखो, पहला पूछा 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, colorless, odorless, occupy space, has weight. दूसरा आपसे पूछा 3 properties of water, तो colorless and tasteless, number, no definite shape, यानी कि इसकी कोई definite shape नहीं होती। लिक्विड या जो वाटर है इन जनरल, वो हमेशा जिस कंटेनर में आप उसे रखते हो उसकी शेप ले लेता है, उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, आकार नहीं होता। एंड इट हैज़ वेट। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विथ सूटेबल डायग्राम्स फॉर 5 मार्क्स। सो यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना होगा एंड चारों ही स्टेजेस को आपको लिखकर भी दिखाना होगा। नाउ मैंने यहाँ पे डायग्राम इंक्लूड किया है, बट आप लोगों को इससे पहले सारी ही स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप बताया गया, तो आप अपने आंसर में अलोंग विद दिस डायग्राम हर एक स्टेज को लिखोगे भी। इवेपोरेशन में क्या होता है, राइट? फिर कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में और कलेक्शन में। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट beautiful answers. So with this students, we come to an end of our second chapter as well, that is on air and water. I hope आपको ये समझ में आया हो और आपको सबसे बड़ी बात जो है इम्पोर्टेंस इन दोनों रिसोर्सेज की, वो समझ में आई हो हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है ना? एंड दैट इज़ हाउ वील बी एबल टू सेव देम, स्पेशली वाटर, है ना? तो प्लीज़ सेव वाटर, कोशिश कीजिए अपने एंड से कि इस चीज़ की आप ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, so thank you so much students for watching this video. Now I'll meet you in the next chapter. Till then, bye everyone.